जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग प्राचीन इतिहास के प्रैक्टिस सीरीज को सॉल्व करेंगे, जो कि पीटी के लिए बहुत ही स्पेशल क्वेश्चंस इसमें हैं। और आज हम देखते हैं कि इसमें प्राचीन इतिहास से कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक दिए हुए हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? ऑप्शन ए है स्वप्नवास वद्धता, ऑप्शन बी है मालविकाग्निमित्रम, ऑप्शन सी है मेघदूत, ऑप्शन डी है रत्नावली। तो आपको बताना है कि कौन सा एक ऐसा पुस्तक है जिसमें शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मालविकाग्निमित्रम, जो कि कालिदास जी की रचना है। तो कालिदास की रचना को देखेंगे। इनकी रचनाएं 3 भागों में है, नाटक, इसके बाद खंड काव्य, थर्ड है खंड काव्य, इसके बाद थर्ड है हमारा महाकाव्य। तो नाटक में इनकी 3 रचनाएं हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम। और खंड काव्य में है 2 रचनाएं, मेघदूतम और ऋतु संहार। और महाकाव्य में है 2 रचनाएं, रघुवंशम और कुमार संभवम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था मालविकाग्निमित्रम, जो कि कालिदास की रचना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, अभिलेखों के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है? सम्राट अशोक के अभिलेखों में जनता और अधिकारियों के लिए राज्यादेश शामिल किए गए थे या फिर जारी किए जाते थे। सेकंड है स्टेटमेंट, बौद्ध, जैन और वैष्णव संप्रदायों ने अनुष्ठानिक अभिलेख बनवाए थे। स्टेटमेंट नंबर 3 है प्रयाग प्रशस्ति राजाओं की गुण और कीर्तियों की प्रशंसा के अभिलेख का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3। मतलब ये तीनों जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। सम्राट अशोक के अभिलेखों में जनता अधिकारियों के लिए राज्यादेश जारी किए जाते थे। बौद्ध, जैन और वैष्णव संप्रदायों ने अनुष्ठानिक अभिलेख बनवाए थे। प्रयाग प्रशस्ति राजाओं की गुण और कीर्तियों की प्रशंसा के अभिलेख के उदाहरण थे। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल स्टेटमेंट आर राइट। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है। तो इसमें हमें करना है मैच। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 3 में कि इधर दिया हुआ है लेखकों का नाम और इस साइड में है हमें पुस्तकों का नाम दिया गया है। तो देखना है कि कौन सी पुस्तक को किसने लिखा है और कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए है, इसमें दिया हुआ A.L. बोसम। तो A.L. बोसम जी का पुस्तक का नाम है वंडर दैट वॉज इंडिया। ऑप्शन बी जो दिया हुआ है इसमें D.D. कोसम्बी, इनकी पुस्तक का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन हिस्ट्री। सी दिया हुआ है राजेंद्र लाल मिश्र, इनकी रचना का नाम बताना है। तो राजेंद्र लाल मिश्र जी ने इंडो आर्यन पुस्तक की रचना की है। एंड K.L. नीलकंठ शास्त्री जी की पुस्तक का नाम है हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया। तो इसका राइट आंसर है एक, ऐसे लिख देते हैं A, B, C और D। A का 2, B का 3, C का 4 है एंड D का 1। 2, 3, 4, 1 इज राइट आंसर। यहाँ दिया हुआ है, आप देखते हैं इसमें 2, 3, 4, 1। सो बी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है? जातक कथाएं बुद्धकालीन राजनीति घटनाओं की जानकारी देती हैं। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र मुख्यतः आर्थिक ग्रंथ है। कालिदास की रचनाओं में गुप्तकालीन उत्तरी और मध्य भारत के सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को पढ़ते समय कुछ चुनिंदा शब्दों को देखना बहुत ही अनिवार्य है। जैसे यहाँ पर मुख्यतः आर्थिक ग्रंथ दिया हुआ है, तो यहाँ फोकस करने की ज़रूरत है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र मुख्यतः आर्थिक ग्रंथ है, जो कि बिल्कुल गलत है। कौटिल्य द्वारा जो रचित अर्थशास्त्र है वो मुख्यतः आर्थिक ग्रंथ नहीं बल्कि एक राजनीतिक ग्रंथ भी है, राजनीतिक। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 दोनों सही है। स्टेटमेंट 1 एंड 3 और रॉन्ग है इसमें 2। तो देखते हैं इसमें क्या पूछा हुआ है, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर है हमारा 1 एंड 3। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर।
यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 5, अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका अध्ययन पुरालिपि शास्त्र पेलियोग्राफी कहलाता है। हमें बताना है कि क्या पुरालिपि जो शास्त्र है उसे हम पेलियोग्राफी कहते हैं, या अभिलेख और प्राचीन दस्तावेजों की तिथि का अध्ययन पुरालेख शास्त्र पुरालेख विद्या एपिग्राफी कहलाता है। और बताना है कि क्या अभिलेख और प्राचीन जो दस्तावेज हैं उसकी तिथि का अध्ययन करना पुरालेख शास्त्र को एपिग्राफी कहा जाता है। तो इसमें से हमें चूज करना है कौन सा करेक्ट दिया हुआ है। तो ये दोनों के दोनों ही कथन गलत हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसने रिवर्स कर दिया है। पुरालिपि शास्त्र का अध्ययन जो है उसे एपिग्राफी होगा, और जो अभिलेख और प्राचीन दस्तावेजों की तिथि का अध्ययन है वो पेलियोग्राफी होगा। इसमें इंटरचेंज किया हुआ है, इसी वजह से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और न ही 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन असत्य है। इसमें से हमें असत्य कथन का चयन करना है। ऑप्शन ए दिया हुआ है, प्राचीन काल में प्राकृत भाषा देश भर की संपर्क भाषा लिंगुआ फ्रैंका का काम करती थी। ऑप्शन बी है, प्राचीन काल के 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत की रचना मूलतः संस्कृत में हुई थी। ऑप्शन सी है, सम्राट अशोक के शिलालेख केवल प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। हमारे देश का नाम इंडिया अरबी फारसी भाषाओं में हिंद नाम से विदित हुआ। तो हमें इसमें ऐसे ऑप्शन का चयन करना है जो कि असत्य दिया हुआ है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि प्राचीन काल में प्राकृत भाषा देश भर की संपर्क भाषा लिंगुआ फ्रैंका का काम करती थी। तो ये राइट आंसर है, राइट ऑप्शन है, और हमें तो असत्य ऑप्शन चूज करना है। तो आगे देखते हैं, प्राचीन काल के 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत की रचना मूलतः संस्कृत में हुई है। तो ये भी राइट आंसर है, राइट ऑप्शन है एंड ऑप्शन नंबर सी है, जिसमें दिया हुआ है कि सम्राट अशोक के शिलालेख केवल प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो यहाँ पर केवल दिया हुआ है, केवल प्राकृत और ब्राह्मी दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। केवल प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में ही नहीं बल्कि प्राकृत, ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमाइक लिपियों में भी इसका जो वर्णन है मिला है शिलालेखों का। तो ये हमारा ऑप्शन सी जो है असत्य है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ देख लेते हैं, हमारे देश का नाम इंडिया अरबी और फारसी भाषाओं में हिंद नाम से विदित है। तो ये भी सही है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें असत्य का चुनाव करना है। तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ दिया हुआ है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम। वैदिक साहित्य को सही क्रम में लगाना है। वैदिक संहिताएं, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वैदिक संहिताएं, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, ब्राह्मण, वैदिक संहिताएं, आरण्यक और उपनिषद। तो इसमें राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वैदिक संहिताएं और ब्राह्मण, इसके बाद आरण्यक, इसके बाद जाकर के उपनिषद। तो ये हमारा VS बाऊ, ऐसे करके हम याद कर सकते हैं। ये जो है हमारा सही क्रम है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, मध्य पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। हमें बताना है कि इसमें कौन से कथन असत्य दिए हुए हैं। इस युग के लोग पशुपालन करने लगे थे। इस युग में सूक्ष्म पाषाण माइक्रोलिथ औजारों का प्रयोग होता था। मध्य पाषाण के अवशेष केवल दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण तक फैले हुए थे। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ से मिले हैं। तो इसमें हमें असत्य कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पर असत्य कथन जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मध्य पाषाण के अवशेष केवल दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण तक फैले हुए थे। ये जो दिया हुआ है हमारा, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि केवल दक्षिण भारत में ही नहीं बल्कि राजस्थान, दक्षिण उत्तर प्रदेश, मध्य व पूर्वी भारत में जो मध्य पाषाण काल के औजार मिले हैं, जो अवशेष मिले हैं वो राजस्थान, दक्षिण उत्तर प्रदेश, मध्य व पूर्वी भारत में भी पाए गए हैं, और जो कि कृष्णा नदी के दक्षिण तक स्थित फैले हुए हैं। तो इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये असत्य है और बाकी सारे कथन जो है सत्य हैं। तो हमें असत्य का चुनाव करना था, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। मनुस्मृति में चंडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है। वैन संघ के अनुसार वधिक और सफाई करने वालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद पर माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए, किंतु ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का अधिकारी था। ऑप्शन डी दिया हुआ है, बौद्धों ने जन्म के स्थान पर सामाजिक प्रतिष्ठा को स्वीकार किया। इसमें हमें जो कथन सही नहीं है उसे चूज करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को स्वीकार नहीं किया था। इसलिए राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, महापाषाणिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महापाषाण कब्रों में वस्तुओं के साथ त्रिशूल भी पाए जाते हैं। इन कब्रों में खेती के औजार मृतक के साथ नहीं दफनाए जाते थे। प्राय द्वीपीय भारत में काले व लाल मृद भांड का प्रचलन अधिक था। तो इसमें हमें
सही आंसर का चुनाव करना है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है महापाषाण कब्रों में वस्तुओं के साथ त्रिशूल भी पाए गए, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी दिया हुआ है इन कब्रों में खेती के औजार मृतक के साथ नहीं दफनाए गए, तो ये गलत दिया हुआ है क्योंकि इसमें हमें कब्र में खेती के औजार के साथ मृतक दफनाए हुए मिले हुए हैं। और प्रायद्वीपीय भारत में काले व लाल मृतभांड का प्रचलन अधिक था, तो ये भी सही है। तो सही आंसर है 1 और 3, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। तो इस तरह आज हमने प्राचीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।